प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम भौतिक विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न का चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और उन सभी एग्जामों के नाम का लिस्ट हमने थंबनेल में जो है प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से लेकर के पीयू तक हमने एग्जामों का एक लंबा लिस्ट दिया है, जिसमें कि ये पूछे हुए प्रश्न 25 ठो हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भौतिक विज्ञान से होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। नाम से ही पता लग रहा है, देखिए प्रकाश विद्युत सेल है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मात्र उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्घ्यतः यानी कि वर्टिकली गिरे। यह देखा गया कि ऑप्शन ए पहले B1 भूमि पर पहुंचती है, ऑप्शन बी पहले B2 भूमि पर पहुंचती है, और ऑप्शन सी दूसरी गेंद की तुलना में B1 भूमि पर पहुंचने में 2 गुना समय लेती है, और ऑप्शन डी B1 और B2 दोनों ही एक साथ भूमि पर पहुंचती है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर एक को क्षैतिजतः हम लोग छोड़ते हैं, एक को जो है क्षैतिजतः फेंकते हैं और एक को जो है वर्टिकली नीचे की तरफ में हम लोग छोड़ते हैं, तो दोनों का जो नीचे गिरने का समय रहेगा वो लगभग लगभग जो है आपका बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन के गति के सॉरी न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल, पहली बात भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, दूसरी बात कि केवल एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं, और तीसरी बात कि सदैव बराबर नहीं होते हैं, और चौथी बात यहाँ पे दिया हुआ है कि सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए, न्यूटन के जो तृतीय नियम है उसके अनुसार जो आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो आपका जो है अलग अलग पिंडों पर कार्यरत होते हैं, और वो जो है हमेशा ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर जो है आपका, इसमें पहला और चौथा दोनों सही है, तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग कैसा क्या होता है। ऑप्शन ए अपरिवर्तनीय रहता है, ऑप्शन बी कम हो जाता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है अपूर्व अपूर्वान्मेय यानी कि अनप्रिडिक्टेबल रूप से जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है अंतरिक्ष यान का जो है आपका जब उच्च परिक्रमा कक्ष से जब निम्न परिक्रमा कक्ष की तरफ में जब आया जाता है, तो उस समय उसका वेग जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या रेडियस मतलब आर व औसत घनत्व यानी कि जो है डी, गुरुत्व के त्वरण का औसत मान जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना ऑप्शन ए केवल आर मतलब कैपिटल आर और डी को प्रयुक्त करके हो सकती है। ऑप्शन बी केवल कैपिटल जी व स्मॉल जी को प्रयुक्त करके हो सकती है, और ऑप्शन सी है स्मॉल जी, कैपिटल जी और कैपिटल आर को प्रयुक्त करके हो सकती है, और ऑप्शन डी है केवल कैपिटल आर और कैपिटल जी को प्रयुक्त करके हो सकता है। देखिए, हमें जो है निकालना है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो इसके लिए पृथ्वी का जो रेडियस है और उसका जो डेंसिटी है, इसी का जो हम लोग उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर इनके संकेतों के अनुसार दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो,
न्यूटन, और यहाँ पे सूची बी में दिया हुआ है बृहस्पति के चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण के नियम, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, और चौथा दिया हुआ है आपका जो है ग्रहों की गति के नियम। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपका दिया हुआ है कॉपरनिकस, तो देखिए कॉपरनिकस के लिए हो जाएगा आपका कि कॉपरनिकस जो थे वो आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिए हुए, तो इसका जो है सी हो जाएगा ए का। इसके बाद से जब बात करेंगे केपलर के बारे में, तो केपलर जो है वो ग्रहों के लिए, ग्रहों के जो है गति का नियम दिए हुए थे। और गैलीलियो का बात करेंगे तो गैलीलियो ने जो है आपका बृहस्पति के चंद्रमा को देखा था, और न्यूटन ने जो है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो इस तरीके से आपका जो है 3 4 1 2 आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे, तो अगला क्वेश्चन है, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति होती है या फिर होती है। ऑप्शन ए अति परवलयिक, ऑप्शन बी परवलयिक, और ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय, और ऑप्शन डी है वृत्तीय। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीर्घवृत्तीय जो है केपलर ने ग्रहों की परिक्रमा का कक्ष जो है प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, एक वायुयान ध्वन पथ यानी कि रनवे से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, दो मोटर गाड़ियों ए व बी दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि ऑप्शन ए एक समान वेग से चली परंतु बी नहीं, ऑप्शन बी पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली, और ऑप्शन सी पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, और ऑप्शन डी है ए व बी बराबर वेग से चली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका स्लोप जो है आपका ज्यादा है, मतलब बी का जो है स्लोप ज्यादा है, यानी कि बी जो है आपका ज्यादा वेग से चल रहा है ए के तुलना में पूरे दूरी तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूरी दूरी तक जो है ए के अपेक्षा बी अधिक वेग से चला है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, और ऑप्शन डी है आपका घटता बढ़ता दोनों है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण जब किया जाता है या फिर होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उसका ना तापमान घटता है और ना ही बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, आंख की पुतली ऑप्शन ए कम दूरी की दृष्टि के लिए स्वतः समायोजित यानी एडजस्ट हो जाती है, ऑप्शन बी वर्ण के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाता है, ऑप्शन सी प्रकाश की मात्रा यानी कि तीव्रता के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाता है, और ऑप्शन डी है दृश्य यानी कि वस्तु के आकार के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाता है। देखिए आंख का जो पुतली होता है वो प्रकाश की मात्रा यानी कि तीव्रता के अनुसार जो है आपका समायोजित होता है, एडजस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति लैंप एवं टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रदीप्ति परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो दोनों युक्तियों में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है, या फिर ऑप्शन बी दोनों युक्ति साधनों में इलेक्ट्रॉनों के पुंज के कारण उत्पन्न होता है, या ऑप्शन सी प्रदीप्ति लैंप में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा टेलीविजन ट्यूब में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है, या फिर टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा प्रदीप्ति लैंप में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो आपका टेलीविजन ट्यूब होता है इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनों के जरिए, जबकि जो आपका प्रदीप्ति लैंप है इसमें बात करेंगे तो आपका जो है पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो है आपका प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी।
अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी एक समान होता है और ऑप्शन डी अनंत यानी कि असीमित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है दोनों एक समान होते हैं। मतलब प्रकाश का जो चाल होता है, वेग होता है, और रेडियो तरंग का जो वेग होता है वो दोनों आपका जो है बराबर होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, एक समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ण यानी कि रंग का संबंध है ऑप्शन ए आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड से, ऑप्शन बी आवृत्ति से, ऑप्शन सी गुणवत्ता से और ऑप्शन डी है वेग से। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति से जो है आपका वर्ण का संबंध होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से जो है आपका कलर का संबंध होता है। अब बात करते हैं 190 नंबर क्वेश्चन। तो 190 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, लेजर के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए होलोग्राफी, सॉरी ऑप्शन नहीं है, ये आपका जो है लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट में दिया हुआ है, पहला होलोग्राफी, दूसरा दिया है चिकित्सीय और तीसरा है आपका शल्य क्रिया और चौथा दिया हुआ है नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। अब बताना है आपको कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एक दो तीन चार सही है, या फिर सिर्फ चार सही है, या फिर केवल एक और तीन सही है, या फिर आपका एक दो और तीन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ और सिर्फ आपका जो चौथा है वो आपका। देखिए, लेजर के जो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे होलोग्राफी में यूज किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है, शल्य क्रिया में भी किया जाता है, लेकिन नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि प्रसरव्य तरंगों का उपयोग, ऑप्शन ए गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी है यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसी मानव अंगों के रोगों व असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रसरव्य तरंगों का जो है उपयोग गहरे जल में डूबी हुई वस्तुओं को खोजने के लिए और उसका गहराई पता करने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये बहुत सारे अंग जैसे कि यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसा जो अंग है, मानव अंग हैं, इन सभी के जो रोग हैं और असमानताएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जमीन के अंदर जो तेल और खनिज के निक्षेप हैं उनका चित्रांकन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितना भी दिया था वो सारा सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके या उसकी किससे है। ऑप्शन ए है आयाम से है, या फिर प्रबलता से है, या फिर तारत्व से है, या फिर गुणवत्ता से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारत्व से जो है आपका ध्वनि तरंगों का आवृत्ति का जो है संबंध होता है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, अगला क्वेश्चन का, जो कि है विद्युत परिपथों में फ्यूजों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक यानी कि एमसीबी को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए एमसीबी ओवरलोडिंग का वहन आग लगे बिना कर लेता है, ऑप्शन बी फ्यूज की तुलना में एमसीबी सस्ता होता है, या फिर ऑप्शन सी ओवरलोड को दूर करने के बाद को एक लीवर दबाकर पुनः सेट किया जा सकता है। ऑप्शन डी है फ्यूज उचित कार्य दर की धारा के अनुसार उपलब्ध नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विद्युत परिपथों में जो है फ्यूजों की अपेक्षा जो एमसीबी होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब ओवरलोड होता है तो मतलब जब शॉर्ट सर्किट या फिर ऐसा कुछ आपका जो है बिजली का करंट पास करता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो ओवरलोड खत्म हो जाता है तो फिर से हम लोग लीवर को जो है दबा करके और फिर से उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं और फिर से बिजली जो है हमारे परिपथों से होकर के वो चल सकता है। तो इसलिए जो है इसको मतलब एमसीबी को जो हम लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ओवरलोड को दूर करने के बाद वो एक लीवर दबाकर फिर से एमसीबी को जो है सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 194 नंबर क्वेश्चन, जो कि है यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब यह तेज गतिक प्रोटॉन का परिग्रहण
यानी कि कैप्चर करता है, या फिर ऑप्शन बी है तेज गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है, या फिर ऑप्शन सी मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है, या फिर ऑप्शन डी फोटोन का परिग्रहण करता है। तो ये देखिए यूरेनियम 235 का विखंडन जो है तब होता है जब वो मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 195 नंबर क्वेश्चन जो कि है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन ए नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है, या फिर ऑप्शन बी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के आधार पर अभिक्रिया के नियम पर आधारित है, या फिर ऑप्शन सी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है, या फिर ऑप्शन डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है, जो कि आपका करेक्ट आंसर भी है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका संलयन एक मतलब अभिक्रिया हो गया, नाभिकीय संलयन होता है, जो कि आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्या कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर जो है आपका वो काम करता है, और अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर वो काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि धातु के एक गुटके को बाहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वो गहरा डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल ऑप्शन ए बढ़ता जाता है, ऑप्शन बी घटता जाता है, ऑप्शन सी एक विशेष गहराई पर समाप्त हो जाता है, और ऑप्शन डी है स्थिर रहता है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे जो है वो गुट का नीचे डूबता जाएगा वैसे वैसे उसका जो है उत्प्लावन बल घटता जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है रेडियो सिग्नलों में आयाम माडुलन यानी कि एएम एवं आवृत्ति माडुलन यानी कि एफएम से संबद्ध निम्नलिखित कथनों के दिए गए विकल्पी उत्तरों में सही को चुनना है। तो अब इसमें जो है आपका चार बातें दिया हुआ है कि एएम रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनिक परतों से आती है। दूसरा दिया हुआ है कि एफएम रेडियो तरंगे आयनिक परतों का वेधन करती है, और ऑप्शन इसके बाद से चौथी बात दिया हुआ है कि एफएम प्रेषण दर्श रेखा आधार पर संपन्न होता है, और इसके बाद दिया हुआ है कि एएम रेडियो तरंगों की तुलना में एफएम रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती है। और इन चारों बातों के आधार पर आपको जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल एक और तीन सही है, दूसरा दिया है कि केवल दो और तीन सही है, और तीसरा दिया हुआ है कि एक दो तीन सही है, और चौथा दिया हुआ है कि चारों ही आपका जो है सही है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा कि पहला और दूसरा और तीसरा जो है तीनों सही दिया हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ चौथा जो दिया हुआ है ना कि एएम रेडियो तरंगों की तुलना में एफएम रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती है, यही आपका जो है गलत दिया है। बाकी आपका ये तीसरा भी सही है कि भाई एफएम प्रेषण दर्श रेखा आधार पर संपन्न होता है, ये सही बात है। और एफएम रेडियो तरंगे आयनिक परतों का वेधन करती है, ये भी सही दिया हुआ है। और एएम रेडियो तरंगे जो होती है वो वायुमंडल की आयनिक परतों से लौट करके आती है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि ऑप्शन ए ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं ये बातें दी हुई है। तो पहला इसके बारे में पॉइंट दिया हुआ है कि ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवत रेखीय अर्धव्यास अधिक है, और इसके अलावा दूसरा दिया हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और तीसरी बात दिया हुआ है कि ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है, इससे कोई मतलब नहीं है बर्फ के जमने ना जमने से। अगला है कि विषुवत रेखीय त्रिज्या की अपेक्षा ध्रुवीय त्रिज्या बड़ी होती है। तो देखिए इसमें जो आपका सही लग रहा है वो हो जाएगा आपका कि ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा में आपका विषुवत रेखीय जो अर्धव्यास होता है वो आपका अधिक होता है। ठीक है, तो एक तो आपका ए सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा में विषुवत रेखीय अर्धव्यास या त्रिज्या अधिक होता है, और साथ साथ पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि किसी पिंड का भार जो है विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई और टुकड़े के वेग दोनों को दोगुना करने पर
धागे का तनाव पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका जो है दुगुना हो जाएगा। अगर देखिए वो जो टुकड़ा है उसको दुगुना कर देते हैं और जो धागा का लंबाई है इसको भी दुगुना कर देते हैं, सॉरी, धागा का लंबाई दुगुना कर देते हैं और टुकड़ा कहने का मतलब मेरा ये था कि टुकड़े का जो वेग है उसको भी डबल कर देते हैं, तो जो धागा में तनाव होगा वो भी आपका जो है डबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि टीवी के दृश्य पटल पर सभी वर्ण यानी कि सभी रंग लाल हरे नीले वर्ण द्वारा बनते हैं, या फिर ऑप्शन बी लाल पीले नारंगी और नीले वर्ण द्वारा बनते हैं, या फिर ऑप्शन सी नीले हरे व पीले वर्ण द्वारा बनते हैं, और ऑप्शन डी है बैगनी जामनी नीले हरा यानी हरे और पीले नारंगी और लाल वर्ण द्वारा बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो प्राथमिक वर्ण है नीला हरा और लाल, इन्हीं प्राथमिक वर्णों के द्वारा जो है सभी वर्ण बनते हैं टीवी के दृश्य पटल पर, पर्दे पर। तो इस तरीके से हमने जो है आज भौतिकी से 25 प्रश्नों को देखा, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे हुए हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, और आगे के भी होने वाले एग्जामों में इन सभी क्वेश्चन के बीच से ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको हमने इसको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हुआ है तो फिर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इन सभी प्रश्नों को जो है कंठस्थ कर ले, वो भी इन बातों को, इन सभी क्वेश्चनों को जो है समझ ले, इन बातों को समझ ले, ताकि उनका भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।